हम सभी प्राउडली कहते हैं हम इंडियंस हैं, पर कभी सोचा है अगर उस दिन एसएफएफ के जवानों ने मना कर दिया होता तो शायद हम आज दिल्ली में बैठकर भी रावलपिंडी के डिसीजंस का इंतजार कर रहे होते। शायद हर स्कूल में उर्दू कंपलसरी होती और शायद हर टीवी चैनल पर नए नेता होते जो इंडिया से नहीं पाकिस्तान से होते, और हम अपने परिवार को, अपनी माँ को, बहन को सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे छोड़ देते। उस वक्त पूरा देश हिल रखा था। ईस्ट पाकिस्तान में लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था। लाखों लोग बॉर्डर पर आ गए थे, भूखे नंगे और डर से कांपते हुए। देश पे प्रेशर इतना ज़्यादा था कि आज भी वो दर्द फोटोज में जिंदा है। लेकिन एक फोर्स थी जिसका ना एग्जिस्टेंस था, न रिकॉर्ड, न सैलरी का बिल, न मेडल का सिस्टम। एक ऐसी फोर्स जिनके जवान अपने देश में रेफ्यूजी थे, लेकिन उस देश के लिए लड़ रहे थे जिसने उन्हें अपना बनाया। इन्होंने दुश्मन के कैंप में घुसकर एक्सप्लोजिव्स लगाए, उनके ही कपड़ों में, उनकी ही लैंग्वेज में, उनकी ही धरती पर मौत बनकर उतरे। और अगर ये ऑपरेशन फेल हो जाता तो सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं फेल होता, बल्कि इंडिया के 4 बॉर्डर एक साथ भिड़ जाते। एसएफएफ के जवान किसी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नहीं लड़ते, न लाइमलाइट के लिए, न न्यूज़ हेडलाइंस के लिए। वो लड़ते क्योंकि उनके लिए फ्रीडम कोई टेक्स्ट बुक का चैप्टर नहीं है, बल्कि एक खौफनाक रियलिटी होती है। एक ऐसी रियलिटी जहां दुश्मन की लाइन के पीछे जाना सिर्फ मिशन नहीं, अपनी मौत को इन्विटेशन देना होता है। उन्होंने फ़ोन पे गुड बाय नहीं बोला, न किसी डायरी पे अपने अरमान लिखे। वो सिर्फ चले गए, जंगलों में घुस गए, और वापस कब आए, किस फॉर्म में आए भी या नहीं, किसी को नहीं पता। अगर उस दिन उन्होंने मना कर दिया होता, मैं नहीं जाऊंगा, मिशन सुसाइडल है, तो आज हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहकर सेफ नहीं फील कर रहे होते। उनका नाम किसी मेडल लिस्ट में नहीं, उनकी कहानी किसी स्कूल बुक में नहीं, लेकिन उनके होने से ही भारत भारत बना, और आज मैं उनकी कहानी को लेकर प्रेजेंट हूँ। ईयर 1950। तिब्बत एक शांत देश, पहाड़ों में बसा हुआ, मंदिरों से घिरा हुआ, जहां लोग बंदूक से नहीं मालाओं से जीते थे। शांति इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन उस साल एक आंधी आई और सब कुछ तोड़ दिया। देखो, 1950 के तिब्बत को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि उस समय वहाँ की सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था। वहाँ के लोग ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड थे, जिसमें सबसे ऊपर होते थे मॉन्क्स और लामास। ये सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं होते थे, बल्कि इनके पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर भी होती थी। इनका बेस होता था मॉनेस्टरीज। ये मॉनेस्टरीज तिब्बत के हर रीजन में होती थी, बड़े बड़े रिलीजियस सेंटर जहाँ से पूरे एरिया को कंट्रोल किया जाता था। इन मॉनेस्टरीज के पास जमीन होती थी, लोग होते थे, और कई बार तो छोटी मोटी आर्मी भी होती थी। और इन्हीं मॉनेस्टरीज का सबसे बड़ा फेस थे दलाई लामा। दलाई लामा जो सिर्फ धार्मिक लीडर नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल गुरु और पॉलिटिकल हेड भी थे। वहाँ के सारे लोग इन्हें अपना राजा मानते थे। इनकी एक आवाज़ पूरे तिब्बत में फैसला मानी जाती थी। और सबसे खास बात, जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था, तब दलाई लामा सिर्फ 15 साल के थे। मतलब एक छोटी सी उम्र में पूरे देश की जिम्मेदारी। वहीं दूसरे लोग थे अमीर लोग, लैंडलॉर्ड और नोबल फैमिलीज के। इनके पास काफ़ी राइट्स थे, इनके पास खुद की ज़मीन थी, और ये अपना सारा काम सर्फ से करवाते थे। मतलब जो तीसरे लोग थे वो थे सर्फ, यानी आम आदमी। इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती थी। इनको टैक्स भी पे करना होता था, इनको फिजिकल वर्क भी करना होता था, और कई बार तो ये अपनी ज़िंदगी भी अपने हिसाब से नहीं जी सकते थे। चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी ने अक्टूबर 1950 में तिब्बत के ऊपर मिलिट्री इन्वेशन शुरू किया। जब एक कंट्री अपनी आर्मी भेजकर दूसरी कंट्री पर अटैक करती है या उस पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करती है, तो उसको मिलिट्री इन्वेशन कहते हैं। कहा गया था कि ये एक पीसफुल लिबरेशन है, पर असली मकसद था एक शांत और इंडिपेंडेंट तिब्बत को अपने अंडर लेना। तिब्बत की छोटी सी आर्मी और लोकल फाइटर्स ने रेजिस्टेंस दिखाया। When Chinese army entered 1950 in the Tibetan area under Dalai Lama's government's jurisdiction, the Chinese army already crushed around 7,000 to 8,000 Tibetan soldiers. Tibetan army all crushed. चमड़ो जो कि तिब्बत की एक सिटी थी, वहां पर जंग हुई और उस पर चाइना ने कंट्रोल हासिल कर लिया। और धीरे धीरे करके चाइना ने पूरे तिब्बत के ऊपर मिलिट्री कंट्रोल हासिल कर लिया। ये कोई ओपन अटैक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे होने वाली कब्जा थी। नेक्स्ट ईयर 1951 में तिब्बत की सेंट्रल गवर्नमेंट, लासा सरकार,
जो कि दलाई लामा के अंडर काम करती थी, उस पर चाइना ने प्रेशर बनाकर तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव से एक एग्रीमेंट साइन करवाया जिसका नाम था 17 पॉइंट एग्रीमेंट। The leadership, they stopped the Chinese army on eastern part of autonomous of Tibet, the Chamdo area, stopped there. Then the discussion about agreement was started. इस एग्रीमेंट में मेनली 3 पॉइंट थे, जिसमें से पहला था तिब्बत चाइना का हिस्सा माना जाएगा लेकिन उसकी इंटरनल ऑटोनॉमी बनी रहेगी, और दूसरा पॉइंट था तिब्बत के कल्चर, रिलीजन और गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट किया जाएगा, और तीसरा पॉइंट था दलाई लामा जो कि वहाँ के धार्मिक और राजनीतिक नेता थे, ये अपनी पोजीशन पर बने रहेंगे। लेकिन असली कहानी इस एग्रीमेंट के बाद शुरू हुई जब चाइना ने अपना मिलिट्री बेस लासा में सेट किया और फिर एक एक करके अपने प्रोमिसेस को तोड़ना शुरू किया। पहले लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर तिब्बत के लैंडलॉर्ड्स और मॉन्क्स की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, और फिर मोनेस्ट्रीज में चाइनीज़ आइडियोलॉजी थोपी गई। मॉन्क्स जो सैफ्रॉन पहनते थे उनको ग्रे कम्युनिस्ट कपड़े पहनने को कहा गया, प्रेयर फ्लैग्स उतरवा दिए गए, पूजा करने को बैकवर्ड और रिएक्शनरी कहा गया। इस सबसे भी ज़्यादा तोड़ देने वाली बात ये थी कि जो मोनेस्ट्रीज ज्ञान का केंद्र थे वहाँ चाइनीज़ आर्मी के कैंप बना दिए गए थे। अब तिब्बत के लोगों को समझ आ चुका था ये सिर्फ कब्जा नहीं, एक पूरी पहचान मिटाने की कोशिश है। एक पूरा सिविलाइजेशन धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने जला दिया गया था, और इस प्रेशर के बीच दलाई लामा उनके लिए फैसला लेना मुश्किल था। उनको कहा गया आपने एग्रीमेंट साइन किया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। Although that agreement, according sort of expert, that also is an agreement signed under duress. 1959 में लासा में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। लाखों लोग दलाई लामा के पैलेस के बाहर खड़े हो गए जिसमें उनको अरेस्ट ना किया जाए, और फिर एक रात दलाई लामा भिक्षु के रूप में अपने कुछ ट्रस्टेड लोगों के साथ लासा से निकल पड़े। अंधेरा था, बर्फ थी, चाइना के सोल्जर्स पीछे थे। उन्होंने और उनके साथ लाखों तिब्बतियों ने बर्फ के पहाड़ों में नंगे पैर चलते हुए भारत की तरफ सफर किया। कई लोग मर गए, कई लोग ऐसे थे जो कभी भारत पहुंचे ही नहीं, पर जो लोग बचे उन्होंने भारत को ही अपना नया घर माना। भारत ने इन्हें अपनाया, रेफ्यूजीज कैंप्स दिए, स्कूल खोले। धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश की एक सिटी है वो तिब्बत के लोगों के लिए नया घर बना। पर एक चीज थी जो शायद भारत भी नहीं समझ पा रहा था, इन लोगों का गुस्सा, उनका बदला। तिब्बत के लोग कहते हैं जब आपसे सब कुछ छिन जाता है तो आपका दर्द भी छिन जाता है, और फिर सिर्फ एक ही चीज बचा करती है। इसी दौरान भारत एक और दुनिया बसा रहा था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा सबके सामने आया। ईयर 1954 में जब हमारे पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चाइना जाते हैं और वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग से मिलते हैं, तो इसी मीटिंग के बाद ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा सबके सामने आया था। वैसे अभी हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। तो अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ, तो अब पूरी दुनिया को लगने लगा था कि इंडिया और चाइना तो भाई भाई हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ और ही चल रहा था। NH-219 एक चाइनीज मिलिट्री हाईवे जो येचंग से लासे तक जाती है, और इसका एक बड़ा पार्ट अक्सई चीन जो लद्दाख का पार्ट है वहां से होकर गुजरता है। इस हाईवे को चाइना ने बिना इंडिया को बताए बनाना शुरू कर दिया, और ये हाईवे ही 1962 के वॉर की बुनियाद बनी। Chinese troops started intruding into Indian territory in Ladakh, Parahoti and the northeast. In the uninhabited Aksai Chin Plateau of Ladakh, they constructed a road across Indian territory. इस हाईवे का मतलब था तिब्बत से लेकर चाइना अपनी मिलिट्री मूवमेंट सीधे इंडिया के बॉर्डर तक ला रहा था। ये टैंक्स, ट्रूप्स और ट्रक्स को ले जाने के लिए एक परफेक्ट हाईवे थी। और जब ये इंडिया को रियलाइजेशन हुआ अगर हमारी वॉर कभी भी चाइना से होती है तो ये अक्सई चीन में आसानी से घुस सकता है, और जब इंडिया ने इसका विरोध किया तब चाइना सिर्फ मुस्कुराया, और ये मुस्कान एक वार्निंग थी। बॉर्डर पर तनाव बढ़ने लगा, क्लैशेस होने लगे, और अब इंडिया समझ चुका था ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, ये उनकी एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी थी। 1959 से 1962 तक छोटी छोटी लड़ाइयाँ, पेट्रोलिंग के दौरान क्लैशेस, साइकोलॉजिकल प्रेशर, और फिर एक दिन चाइना ने बिना वार्निंग के इंडिया पे चारों तरफ से अटैक कर दिया, और यही था 1962 का वॉर, जिस वॉर में हम हारे नहीं, जिसमें हम लाचार पड़े, और इंडियन गवर्नमेंट ने इसका पूरा दोष बीएन मलिक के ऊपर डाल दिया। बीएन मलिक जो उस समय के हेड डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो थे। 20th of October 1962, the Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast.
The Indian army was not prepared for such a full-scale invasion. इसके बाद पीएम नेहरू ने अमेरिकन गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा जिसका मेन मोटिव था चाइना के अगेंस्ट डिफेंसेस को इम्प्रूव करना। और अगले 3 दिन में CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि एक अमेरिकन एजेंसी है वहां से कंफर्मेशन आ जाता है। अभी आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर अमेरिका ने हमारी मदद क्यों की। तो उस समय सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा था। सोवियत यूनियन का साथ दे रहा था चाइना और इसलिए अमेरिका चाहता था कि इंडिया उसके सपोर्ट में आ जाए। और CIA और रॉ ने BN मलिक की एक स्पेशल फोर्स बनाने में मदद की। बिरजू पटनायक और BN मलिक ने मिलकर पहली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बनाई जिसमें लगभग तिब्बत के लोगों की 2 महीने तक स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ या इंसान को चुनने के लिए केयरफुली चेक करना या टेस्ट लेना। और फिर इनकी देहरादून से 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के चक्राता में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। इनकी ट्रेनिंग आर्मी के अंडर नहीं होती है, इनकी ट्रेनिंग इंडिया की एक्सटर्नल एजेंसी रॉ के अंडर होती है। इनको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है गोरिल्ला वारफेयर। ये एक असिमेट्रिक लड़ने का स्टाइल होता है जिसमें छोटी छोटी टीम होती हैं जो दुश्मन पे डायरेक्टली अटैक ना करके उन पे सरप्राइज अटैक करती हैं। वो सबोटेज और हिट एंड रन स्ट्रेटजी से काम लेती हैं। ऐसे ही इंटेलिजेंस सबोटेज के अंदर उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे उन्हें एनिमी के कम्युनिकेशन सिस्टम को फेल करना है और कैसे उनकी प्लानिंग्स को डिस्ट्रॉय करना है। इन्हें सर्वाइवल ट्रेनिंग मिलती है, जमीन के अंदर सांस लेना, सर्दियों में बिना कपड़ों के जंगल पार करना, 30-40 किलो वेट पीठ पर लेकर 70 से 80 किलोमीटर तक दौड़ना, 90 दिन तक सिर्फ 2 घंटे सोकर ही काम करना, बिना आवाज के मारना, बिना दिखाई दिए काम अंजाम देना। और अगर पकड़े जाते तो इंडिया भी कह सकता था हमें कुछ नहीं पता। ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक ऐसी ट्रेनिंग थी जिसमें हर पल मौत का एहसास होता था। और ये जो सीक्रेट फोर्स बनाई जा रही थी इसको सबसे पहले कोडवर्ड दिया गया था इस्टेब्लिशमेंट 22, जिसका ना कोई नाम था, जिसकी ना कोई ड्रेस थी, जिसमें तिब्बतियों को चुना गया जो सब कुछ हारने के बाद चाइना से लड़ने के लिए तैयार थे। और ये थी एक नए मिशन की शुरुआत। 1962 की वॉर ने भारत को हिला दिया लेकिन उसी ने भारत को तैयार भी किया। अगली वॉर 1965, 1971 और कारगिल, जिसमें भारत एक नया भारत बन चुका था। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान युद्ध में उलझे थे, SFF के जवान पाकिस्तान में घुस चुके थे और वहां के रडार स्टेशंस को उड़ा दिया, वहां से डॉक्यूमेंट्स को चुरा लिया और बिना ट्रेस के वापस आ गए। और अगर मिशन फेल भी होता तो सिर्फ एक मैसेज आता, टीम लॉस। पर सबसे बड़ी परीक्षा आई 1971 में, जिस वॉर के बाद या तो हम सर उठाकर जीते या तो पाकिस्तान के सामने और दुनिया के सामने सर झुकाकर। आपने इन सारी वीडियोस के अंदर ये तो देखा होगा कि कैसे 1971 का वॉर हुआ। और कैसे इंडिया ने अपनी वॉर स्ट्रेटजी से ईस्ट पाकिस्तान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें नॉर्थ से आर्मी घुसेगी, साउथ से नेवी का ब्लैकेट होगा और एयरफोर्स से पूरा स्काई लॉक होगा। और इन्हीं तीनों स्ट्रेटजीज से इस वॉर को जीता गया। All this while, the Indian army was making a lightning dash towards Dhaka. In a matter of days, India had Pakistan on its knees. लेकिन ये गलत है। एक और स्ट्रेटजी थी, फोर्थ स्ट्रेटजी, जिसमें पूरा रोल SFF का था। और अगर ये स्ट्रेटजी फेल हो जाती तो शायद ये तीनों स्ट्रेटजीज मिट्टी में मिल जाती। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, कैसे, रोल क्या था SFF का। थोड़ी देर और रुको, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी शुरू होती है 1947 से, जब इंडिया तो आज़ाद हो गया था। लेकिन पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया। ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, और वेस्ट पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान।
दोनों के बीच 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस था, लेकिन इस डिस्टेंस से भी ज़्यादा बड़ा था उनके बीच सोचने का तरीका। ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 75 मिलियन और वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 58 मिलियन। लैंग्वेज भी अलग थी, कल्चर भी, और सबसे बड़ी बात, जिन्हें जीना चाहिए था आज़ादी में, उनके लिए आज़ादी ही एक नया केस बन गई थी। 1948 में जब पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना ने यह अनाउंसमेंट किया कि उर्दू ही हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी, तब ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो बंगाली बोलते थे और वो चाहते थे कि बंगाली को ही उनकी नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, वो लोग इसको लेकर प्रोटेस्ट करने लगे। 1952 में ढाका, जो बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने बंगाली को सेंट्रल स्टेट लैंग्वेज बनाने की मांग की, और तो जो उस समय के पीएम थे ख्वाजा नज़ीमुद्दीन और प्रेसिडेंट गुलाम मोहम्मद, इनकी गवर्नमेंट के ऑर्डर पर ईस्ट पाकिस्तान की पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी और करीब 7 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। वो दिन आज भी बांग्लादेश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, और तब से सभी के दिमाग में एक सोच पैदा हुई, अगर ये हमारा देश है तो हमें मरने क्यों दिया जा रहा है। ईस्ट पाकिस्तान का सारा पैसा वेस्ट पाकिस्तान जाता था। 12 नवंबर 1970 में जब भोला साइक्लोन आया, जिसमें विंड्स की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 220 किलोमीटर पर आवर थी, जिसमें 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई, लाखों लोग बेघर हो गए, लेकिन वेस्ट का एक नेता प्लेन लेकर भी नहीं आया। रिलीफ कैंप्स बनवाने चाहिए थे, लेकिन बन गया था एक इमोशनल रिफ्ट जिसका कभी पैचअप नहीं हो सकता था, और इसका असर आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा दिखने वाला था। 1970 में ही जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, तब ईस्ट के आवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान ने बहुत बड़ी जीत हासिल की, 300 सीट्स में से 160 सीट्स, लेकिन वेस्ट को मंजूर नहीं हुआ। वेस्ट के पाकिस्तान पीपल पार्टी के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो ने इनकी सरकार को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था, जिसने एक पूरे देश को ही जन्म दे दिया। अब ईस्ट ने कहा, हमें सरकार नहीं चाहिए, हमें एक अपना पूरा देश चाहिए, बांग्लादेश। लेकिन वेस्ट इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा था। जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल याया खान ने मिलकर पहले से ही एक प्लान रेडी कर रखा था, एक ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन, ऑपरेशन सर्चलाइट। 25 मार्च 1971 रात को 11 बजे पाकिस्तान आर्मी ने ढाका यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट हॉस्टल्स और हिंदू नेबरहुड्स के ऊपर आंख बंद करके टैंक्स चला दिए। खून की नदियां बहीं, एक रात में हजारों लोग मारे गए, और अगली कुछ हफ्तों में लाखों वुमेन वर रेप्ड, चिल्ड्रन वर किल्ड। जहां पूरी दुनिया के लिए ये एक इंटरनल मैटर था, वहीं ईस्ट और वेस्ट दोनों के बीच इंडिया के लिए यही इंटरनल मैटर इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका था। ईस्ट पाकिस्तान के नेता वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और असम के बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आए और हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी से मदद की मांग की। इंडिया ने फिलहाल के लिए बॉर्डर्स को ओपन किया। 10 मिलियन से भी ज़्यादा बंगाली रिफ्यूजीज इंडिया आए, सिर्फ इस आस में कि इंडिया उनको बचा लेगा। उनमें से कई माँ बाप ऐसे थे जो शायद चल भी नहीं पा रहे थे, कई छोटे छोटे बच्चे थे जो शायद बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को मरते हुए देखा था। घर की बेटियां, जिन्हें घर की इज्जत माना जाता है, उनके बदन पर कपड़े नहीं नसीब हो रहे थे। कैसे ना करता इंडिया उनकी मदद। इन सारे लोगों को वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम में रखा गया, और जब क्राउड ज़्यादा बढ़ने लगी तो इनमें से कुछ को मेघालय, उड़ीसा, यूपी, बिहार शिफ्ट किया जाने लगा। लेकिन इन सब के दौरान इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा था। विलेजेस भर गए थे, कैंप्स और क्राउडेड हो गए थे। इंडिया ऑलरेडी पॉवर्टी झेल रहा था, अब इन सब के दौरान एक और देश की ट्रेजेडी का बर्डन भी उठाना पड़ रहा था। पीएम इंदिरा गांधी प्रेशर में थी, डोमेस्टिक भी और डिप्लोमेटिक भी। वहीं अपर्णा सेन और किशोर कुमार जैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कहना था, क्या हमारी खुद की समस्याएं कम है जो अब हम दूसरे देश की ही मदद करें। लेकिन इंदिरा गांधी जी के मन में हर रात एक ही सवाल गूंजता था, क्या करना चाहिए। और तब आरएन काओ, रॉ के चीफ, सामने आए। उनका कहना था, अगर हम सामने से लड़ाई लेंगे तो वर्ल्ड वार भी हो सकता है, लेकिन अगर हम अंधेरे में चाल चले तो एक आज़ादी पैदा कर सकते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है कवर्ट वारफेयर की। रॉ ने ट्रेनिंग कैंप सेट किए असम, मेघालय, त्रिपुरा और बंगाल के बॉर्डर पर। थाउजेंड्स ऑफ बंगाली यूथ को गोरिल्ला वारफेयर सिखाया गया। इनको एक्सप्लोजिव्स बनाना सिखाया गया, रेडियो इंटरसेप्ट करना, अम्बुश सेट करना, ये सब कुछ सिखाया गया। और इन्हीं को मिलाकर एक फोर्स बनाई गई जिसको नाम दिया गया मुक्ति बाहिनी। Them a certain amount of weapons and organizing them into a guerrilla force. This started towards the end of May, about 2 months after the beginning of the troubles in East Bengal. एक जन आंदोलन जो अब मिलिट्री बन चुका था, और इस फोर्स को एक और घोस्ट फोर्स से भी सपोर्ट मिल रहा था, SFF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स।
तिब्बतन वॉरियर्स, हार्डकोर कमांडोज। देखो, ईस्ट से वेस्ट में आर्मी, फूड, वेपन ये सब भेजने के सिर्फ 2 ही पॉसिबल रास्ते थे। एक तो था सी रूट और दूसरा एयर, क्योंकि लैंड रूट तो पॉसिबल था ही नहीं। और इसलिए इंडिया ने इन्हीं दोनों को टारगेट पे रखा, क्योंकि अगर यही सब ईस्ट तक नहीं पहुंच पाएगा तो आधा वॉर तो हम लोग ऐसे ही जीत गए थे। सी रूट था कराची पोर्ट टू चिटागोंग पोर्ट, और एयर रूट था कराची लाहौर एयरपोर्ट टू ढाका एयरपोर्ट। इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले एसएफएफ को चिटागोंग हिल्स में डिप्लॉय किया गया, जहां से पूरे पाकिस्तान की सप्लाई लाइन चलती थी। ये लोग कम्युनिकेशन पोर्ट्स, रेलवेज और फ्यूल डिपोट्स पे छुप के ब्लास्ट कर रहे थे। पूरा ईस्ट पाकिस्तान अंधेरे में डूबता जा रहा था, लेकिन इस्लामाबाद को ये खबर तक नहीं थी कि उनका मुल्क गिरने लगा है। इस बीच इंदिरा गांधी जी ने पूरे वर्ल्ड का टूर किया, यूएस में एविडेंस दिखाया, फोटोज, रिपोर्ट्स, टेस्टिमोनीज, लेकिन यूएस ने खुला मना कर दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान का यूज कर रहा था चाइना के कॉन्टेक्ट के लिए, और चाइना भी साइलेंट था। लेकिन इस बीच इंडिया ने गेम पलट दिया। अगस्त 1971 को इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई। In August 1971, India had signed a treaty of peace, friendship, and cooperation with the Soviet Union. जिसका मतलब था अगर कोई तीसरा देश हम पर अटैक करेगा तो सोवियत यूनियन खुद उतरेगा। ये था ग्रीन सिग्नल, इंडिया अब ओपनली इंटरवेन कर सकता था। और फिर आई वो रात। अब पाकिस्तान ये तो समझ चुका था कि इंडिया ईस्ट पाकिस्तान का साथ दे रहा है, और इसका मतलब था कि इंडिया अब वॉर के लिए रेडी भी था। और इस डर से पाकिस्तान ने पहला अटैक खुद ही कर दिया, इस उम्मीद में कि वो हमारे एयरबेसेस को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने इंडिया के 11 एयर बेसेस पे एयर स्ट्राइक किया, जिसमें से मेजर थे पंजाब, राजस्थान और गुजरात के। पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई। Instrument of Surrender, Dhaka, 1971. याया खान सोच रहा था कि इंडिया डिफेंसिव होगा, पर इंडिया के जनरल सैम मैनेक्शॉ, जिन्होंने सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था, अगले ही दिन इंडिया ने 3 डायरेक्शन से फुल इन्वेजन लॉन्च किया। नॉर्थ से सिलगुरी सेक्टर, साउथ से जैसोर और खुलना, और ईस्ट से त्रिपुरा के जंगल से होते हुए स्ट्रेट ढाका। इंडियन नेवी ने कराची हार्बर पे ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया, पूरा पोर्ट जला दिया। On the other hand, the Indian Navy conducted one of the most successful offenses in modern naval history, Operation Trident. सिर्फ 72 आवर्स में इंडियन एयरफोर्स ने पूरे ईस्ट पाकिस्तान का स्काई इम्पटी कर दिया था, और एसएफएफ उन्होंने चिटागोंग हिल्स ट्रैक्स का कंट्रोल ले लिया। ये वही जोन था जहां से पाकिस्तान रेनफोर्समेंट ला सकता था पूरे ढाका के लिए। लेकिन एसएफएफ के कमांडोज ने पहले ब्रिज उड़ाया, फिर फ्यूल कैनवॉयस, और एक फाइनल मिशन में रडार बेस पे फुल फ्रंटल असॉल्ट किया। 2 घंटे की साइलेंट जंगल वॉर के बाद पाकिस्तान के सारे कम्युनिकेशंस काट दिए गए, और अब ढाका सिर्फ एक बेसहारा शहर था। 16 दिसंबर 1971 4:31 पे ढाका रेसकोर्स ग्राउंड में जनरल नाइजी ने व्हाइट फ्लैग उठाया। 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सरेंडर था। The Pakistan Army surrendered with 93,000 soldiers, the biggest ever surrender. के बाद दुनिया के सामने एक नया देश जन्म लेता है, बांग्लादेश। ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, ये हर उस चीख का जवाब था जो कभी हवा में गुम हो गई थी। ये उन सोल्जर्स की जीत थी जिनका नाम कभी हिस्ट्री बुक्स में नहीं आया। ये रॉ का वो ऑपरेशन था जो कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये भारत की वो कहानी थी जो हर बार हर जुल्म के सामने सिर्फ एक शब्द बनकर खड़ी हो जाती है, बस अब और नहीं। हाँ तो मेरे सभी फ्रेंड्स, छोटे बड़े भाई बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस डॉक्यूमेंट्री को यहाँ तक देखा है। ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना है, बाकी अगर कहीं पर कुछ गलत कहा हो या लगा हो तो ज़रूर बताना, और अगर कहीं पर कोई कमी रह रही हो तो वो तो ज़रूर ही बताना, उसको तो पूरा सुधारने की कोशिश है। और जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट देना हो, अच्छा बुरा ज़रूर दीजिएगा, अच्छा भले ना दीजिएगा लेकिन बुरा ज़रूर दीजिएगा, तभी तो सुधरेगा। और आते हैं फिर एक बार 15 दिनों के बाद कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय।